Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. अल्लाह के पाक नाम से हम एक कॉफ़ी विद सीईओ सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। कॉफ़ी विद सीईओ सेशन जो बेसिकली एक सर्विस है टुवर्ड्स कम्युनिटी पाकिस्तान की, जिसके अंदर एक सीईओ क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस का ये कंट्रीब्यूशन है और जिसका एक ही एजेंडा है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है डायरेक्शन और वो है इंस्पिरेशन। हम जो भी सीईओ को इनवाइट करते हैं, हम उनसे डायरेक्शन कहते हैं पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए। अब हमें डायरेक्शन सेट करें, क्योंकि 97% जो एक रिसर्च है डॉन की, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी यूथ जो ना वो डायरेक्शन लेस है, या फिर उनके अंदर डायरेक्शन के बाद इंस्पिरेशन की कमी है। तो उसके लिए हम सीईओ को जो लाइव है, हम स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स की कहानी शेयर नहीं करते हैं, पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनवाइट करके उनकी कहानियाँ शेयर करते हैं और आसान लफ्ज़ों में, आसान लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में, उर्दू में और इंग्लिश में, ताकि लोगों तक ये मैसेज, मेरा पैगाम मोहब्बत है, पहुँच। आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो मेरे पर्सनल दोस्त हैं। एक उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जो मैनेजमेंट हाउस है। आज मैनेजमेंट हाउस में जितनी भी केबल लगी है वो फास्ट केबल की लगी। वो सर एक तो उसका कोई है ही नहीं, उसका नोट ऑफ थैंक्स हम आपका अदा ही नहीं कर सकते। तो ये आज हमारे साथ जो आए हैं, ये कमाल अहमद मियाँ साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं फास्ट केबल के, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप जो ना केबल इंडस्ट्री में ये कंपनी है और ये मार्केट लीडर है अपने। और सेकेंडली ये इनकी और एक फेदर है इनके हेड में कि ये चैम्बर के बड़े एक्टिव एक वर्कर हैं, रुकन है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब वी माइट भी अगले इलेक्शंस में माइट भी ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी विन करें। और थर्ड जो है, ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑनर है, ये लॉ ग्रेजुएट हैं और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की। तो ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम सर मियां साहब। कमाल साहब मुझे ये बताइए कि आपने अपना कैसा सफ़र शुरू किया, आप इतनी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे, लॉ किया, प्रैक्टिस नहीं की और फिर बिजनेस किया, प्लीज शेयर विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ साहब तो बहुत शुक्रिया, आप हमेशा यू हैव बीन वेरी जेनरस। आप माशाल्लाह, मैंने पिछले 8-9 सालों में आपकी जर्नी देखी है तो हमेशा एक इंस्पिरेशन होती है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान में एक एरिया में जिसमें बहुत ज़्यादा पहले काम नहीं था, उसको डेवलप किया, पाकिस्तान की पॉजिटिव स्टोरीज़ को सामने लेके आए। मुझे अभी भी आपकी एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि मैं उस पाकिस्तान में रहता हूँ जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है। मैं उस पाकिस्तान में नहीं हूँ जो शाम 5 से रात 10-11 बजे तक। तो पॉजिटिव एक जो मैसेज आप देते हैं, अल्लाह ताला इसको आपको अजर देगा और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खिदमत है। थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन किया, उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगा कि मैं चैम्बर के बोर्ड पे एज इलेक्टेड मेंबर था, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, और दूसरा मेरा अभी तक कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान नहीं है। करना चाहते हैं। तो मैं अपनी एक एज ए मेंबर की हैसियत से मैं डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे भी चैम्बर को या हमारे दोस्तों को ज़रूरत होती है, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि उसमें भी एक चैलेंज है। मैं हमेशा फील करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है एज ए स्टेक होल्डर। तो बिजनेसेस आर मोस्ट कहते हैं कि नॉट एक तो रिप्रेजेंटेड अच्छे नहीं है, दूसरा उनको मिसअंडरस्टूड नहीं है। मसलन बहुत सारे जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं वो बिज़नेस को नहीं समझते कि व्हाट हार्डशिप्स बिजनेसेस गो थ्रू। बहुत सारे बिजनेस लोगों को हम नज़र आते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस को या सोसाइटी के दूसरे फंक्शंस को हम नज़र आते हैं जब हम उनके इंटरेक्ट करते हैं एक मीटिंग के साथ, जिसमें अक्सर लोगों ने कोट सूट या काले काले कपड़े पहने होते हैं, और वो ये नहीं देखते कि जब ये सारा दिन अपना गुजारते हैं या एक मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे क्या पोजीशन होती है या इनकी और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनके कैसे ये मैनेज करते हैं। तो वो एक रिफ्लेक्शन जब भी मैं बात करता हूँ तो लोगों को एक बेटर एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं। इस वक्त भी देखें तो पाकिस्तान में ह्यूज मेजॉरिटी का जो एक एम्प्लॉयर है वो प्राइवेट बिजनेसेस है,
और हर मुल्क की, पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन, हर मुल्क की प्राइवेट जो बिजनेस है वो रीड कैडी होता है। आप हैरान होंगे कि जापान में फिगर बड़ी अजीब लगती है, लेकिन मोर देन 95% उनकी जो इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है उनकी इकोनॉमी की, जीडीपी की, वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस करते हैं। हालांकि जापान में दुनिया के टॉप बड़े नाम हैं, वो हम समझते हैं कि शायद बड़ी कंपनियां जो उस इंडस्ट्री को चलाती हैं, एक्चुअली नहीं है उसके नीचे। तो ये स्मॉल बिजनेसेस, ये रीड कैडी होती है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन में आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड के आई कैन टॉक ऑन देयर बिहाफ। कमिंग, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका एक प्लान होता है और अल्लाह ताला का आपके लिए एक और प्लान होता है। तो आप एक प्लान पे काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए एक और प्लान बनाते हैं, उसमें आपकी कोशिश होती है और फिर आपके पेरेंट्स की दुआएं और फिर अल्लाह ताला के करम से एक और प्लान बन जाता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि अल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करूँगा, और वो प्लान बन गया, मैंने कर भी लिया। फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती गई और मैंने प्रैक्टिस 3 साल लॉ किया एज ए कॉर्पोरेट लॉ। फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ चला गया। उधर यूएसए में नहीं, मिडल ईस्ट में इस्लामिक बैंकिंग मुझे पसंद थी, तो मैं उसमें कोई 15 साल मैंने इस्लामिक बैंकिंग। हाँ, कौन से बैंक में? मैं HSBC के साथ इस्लामिक बैंकिंग में था। फिर मैं इस्लामिक बैंकिंग का हेड था ABN AMRO का, एक लोकल बैंक है रियाद सऊदी अरेबिया में, उनके साथ। और तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज एन इनिंग आई प्लेड। तो फिर बिजनेस में आने के बाद दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट इनिंग एनीवन कैन प्ले। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग एवरी डे। कितने साल हो गए आपको? जी 8 साल में फुल टाइम। पहले तो मैं पार्ट टाइम था ऑन द बोर्ड, लेकिन 8 साल से मैं फुल टाइम जब से पाकिस्तान वापस आया हूँ। एक जॉब करने वाले बंदे के लिए एक बिजनेस करना, आप समझते हैं क्या उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है? क्योंकि एक जॉब माइंडसेट होता है ना, और वो भी बैंकर हो और वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, उसका एक सोच माइंडसेट का डिफरेंस है, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड। तो एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे आप इसका टिल्ट हुए? ये आसान नहीं है। जब आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर, जैसे मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो बड़ा कंफर्ट जोन होता है आपको कॉर्पोरेट अम्ब्रेला होती है आपके ऊपर, तो बड़ा कंफर्ट जोन में बंदा बैठा है। आसान नहीं होता, लेकिन आई थिंक पर्सनल एक डिज़ायर एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, कुछ लाइफ में माइलस्टोन आपके हों, तो वो आपको पर्सनल मोटिवेशन, आपको ड्राइव एक होनी चाहिए, वो करती है। फिर हार्डशिप्स होती हैं और मैंने पहले एक और बिजनेस ट्राई किया बाहर जब मैं था। अच्छा, पहले एक्सपीरियंस किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो टेस्टेड द फेलियर। हाँ, तो उससे मुझे लर्निंग हुई। इनफैक्ट मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि मैंने कहा जितनी मुझे 6 माह में लर्निंग हुई है, उतनी शायद मुझे पिछले 8-10 साल में लर्निंग नहीं हुई, बिकॉज फेलियर से बंदा बहुत लर्न करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय एवरी डे, बिकॉज you, as long as you are making a difference, you feel कि आप एक fulfillment है, you are achieving something। मुझे ये बताइए कमाल भाई कि एंटरप्रेन्योरशिप, खासकर कोविड और पोस्ट कोविड, पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल गई और आप पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी थ्रू चैम्बर्स, थ्रू डिफरेंट फोरम, बिजनेस फोरम, आप अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी आगे से, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक ही से कंसर्न है, एक सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है, वरना हर रोज पॉलिसी चेंज होती है, उनकी सारी बजटिंग, उनका सारा जो बिजनेस प्लान आउट हो जाता है। आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की पोस्ट कोविड इकोनॉमी में, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, GDP हमारा माइनस पे चला गया, what is your take on the key indicators of Pakistan economy, and what are the positivity you look into the next coming 6 months, 1 year? काफ़ी ये सीरियस इशू है। इसको हम डिफरेंट तरीके से, 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। प्लीज। एक तो ये है कि अगर हम देखें तो अगर आप बिग मैक्रो लेवल नंबर देखें तो यस, हमारी GDP हिस्ट्री में पहली दफ़ा नेगेटिव हुई है, और जो अभी हमारी नेक्स्ट ईयर की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो विद आवर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टिल नेगेटिव रहेगी, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर एनी इकोनॉमी। कोविड को मैं देखता हूँ, और किसी भी बिजनेस के लिए एक एसेंशियल मेथड होता है इन दिस मैडनेस,
कि आप एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी देखें। जब तक आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कोविड से हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली ये मिली है कि हम एक थोड़ी सी 4-5 चीज़ें जो हुई है मार्केट में, उसकी वजह से हमें थोड़ी सी स्पेस मिल गई है। मसलन ऑयल प्राइसेस गिर गई, तो हमारा एक बहुत बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट की वजह होती है वो ऑयल प्राइस कॉस्ट प्राइस होती है, वो हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। हमारी बहुत सारी जो बायलैटरल फैसिलिटीज़ हैं वो रिस्केड्यूल हो गई है, तो हमें थोड़ी सी वहाँ से स्पेस मिली है। अब हम इस स्पेस को यूज़ कैसे करते हैं एज कंट्री, एज गवर्नमेंट, एज पॉलिसी मेकर्स, और हम इसको कैसे एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना के अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट कैसे करते हैं, दैट्स द की थिंग जो कि कौन करेगा ये? ज़ाहिर ये गवर्नमेंट ने करना है। हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बिजनेसमैन जो है ना जी वो एक मार्केट डिमांड को सर्व करने के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसको मीट करते हैं। वो डिमांड या वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने करनी है। तो अब अगर कोविड के बाद अगर आप देखें जनवरी में जो हम डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद मार्च में जो हमने की और बाद में जो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्पेस मिल गई कि ऑयल प्राइसेस की वजह से अब करंट अकाउंट डेफिसिट की जैसे हमने बड़ी हेडलाइन आ गई थी, जी जी वो सरप्लस नहीं है एक्चुअली। वो अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि हमने या तो जो पैसे प्लान किए थे वो खर्च नहीं किए, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये है और आपने उसमें खर्च करना था डेवलपमेंट के लिए, आपने नहीं खर्च किया और अगले माह वो 1000 फिर है, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। आपने तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी कि डेवलपमेंट होनी थी, डेवलपमेंट होगी तो मार्केट में एक्टिविटी होगी, पहिया चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सारी चीज़ें। तो आप एक तरफ हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो पिछले साल का डेवलपमेंट बजट था हमने उसका कितने % खर्च किया, नॉट आई थिंक हार्डली 50%। उसमें एक फैक्टर है कि कोविड के महीनों में हम काम नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी एक वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट एन इकोनॉमिक इंडिकेटर टू इवन लुक एट, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई, आपका ऑयल बिल कम आया, आपकी रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, आपके कुछ और रीस्केड्यूलिंग हो गए, लोन आपकी चीज़ें होंगी, तो उससे सरप्लस आना इज नॉट अ बिग डील। असल चैलेंज ये है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, जो कि जब तक 7-8% ग्रो नहीं करेगी हम अपनी यूथ को जॉब नहीं दे सकेंगे, जो कि गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। हम जो है ना जो रिक्वायर्ड हमें रेवेन्यू चाहिए टू बिल्ड आवर इंस्टीट्यूशन, टू बिल्ड नेटवर्क्स, वो नहीं हमारे पास होंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव चीज़ की है गवर्नमेंट ने ये की है कि 2 साल से गवर्नमेंट की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि मेड इन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कि आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, नॉट ओनली एक्सपोर्ट को, उससे पहले एक स्टेप है कि इम्पोर्ट ना करें, बाकी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हाँ, जो कि मेड इन पाकिस्तान को बढ़ाएं, हर चीज बाहर से लेके, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यहाँ तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है, फिनिश गुड्स पे ड्यूटीज बढ़ाई हैं, रॉ मटेरियल्स की ड्यूटीज कम की हैं, एक्सीलेंट थिंग इन पास्ट। मतलब ये पॉजिटिव कुछ चीजें। उससे इमीडिएटली क्या हुआ है, आई सी, बिकॉज हम ऐसी प्रोडक्ट लाइन में है जहाँ डेवलपमेंट होती है, हमारी प्रोडक्ट यूज होती है, तो आई सी के लॉट ऑफ पीपल आर नाउ वर्किंग एट अपनी एक्सपेंशन कर लें, अपना सिक यूनिट जो बंद पड़ा था अब उसकी फिजिबिलिटी बनती है क्योंकि इम्पोर्ट्स महंगी हो गई हैं, उसको कर लें। उसमें रुपी का जो डेप्रिशिएट होना भी एक फैक्टर था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ गई, तो उससे भी जो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको स्पेस मिल गई। तो दीज आर पॉजिटिव्स, इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजनेस वालों को, खासकर क्योंकि केबल इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट पूरे सेक्टर को उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, इसमें टैक्स की कुछ चीज़ें थी, कुछ और पैसों के वाले से जी आपके पास पैसा है हम आपको 1 साल तक पूछेंगे नहीं, और उसने सप्लाई साइड को ना किया, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी जो सप्लाई साइड वाली जो डिमांड है वो बढ़ी, लेकिन जो डिमांड है, जो एक्चुअली लोगों के पास कैश फ्लोज, लिक्विडिटी, लोगों के रियल इनकम कम हो गई सर, और इन्फ्लेशन बढ़ गई, डिमांड नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? और आपकी जो प्रोडक्ट है केबल की जो कंजप्शन है वो कितना, उसके अंदर क्या चैलेंजेस है और उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है? और खासकर एक और इसका इसी का सवाल का एक छोटा सा हिस्सा है कि वो जो लोग टैक्स नहीं देते
जो लोग अपना टेबल का दूसरे लोगों के ब्रांड के नाम से या अपने घरों में बैठ के जो बना लेते हैं और उसके ऊपर कोई उनकी वो टैक्सेशन में सिर्फ नेट से या अनडॉक्यूमेंटेड में होते हैं, तो वो आप लोगों को क्या डैमेज होता है जो लोग टैक्स पे होते हैं? आपने 3 सवाल कर लिए जी, तो तो एक बार भाई वन बाय वन करें। जो पहला है ना इशू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है गवर्नमेंट ने कोविड में टाइमली कुछ इकदाम किए, बैंकों के सारे वर्किंग कैपिटल लोन्स को रीस्केड्यूल किया, इंटरेस्ट को नीचे लेके आए बहुत जी, उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम किया। अब उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत सारे बिजनेसेस को जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में थे उनको एक रिलीफ मिल गया, तो वी ऑल सर्वाइव बिकॉज ऑफ दैट रिलीफ। अदरवाइज जब आपकी रिसीवेबल्स आपको नहीं मिल रहे क्योंकि बिजनेस बंद है तो आपकी पेमेंट्स नहीं हो रही, लिक्विडिटी, और आपने पेमेंट करनी है, वो आप कहाँ से करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सैलरीज का जो पैकेज दिया वो बड़ा यूजफुल था, इसलिए वो भी बड़ा हेल्पफुल था। उसमें जो चीज़ नहीं हुई और जो चैलेंज था वो आपके लास्ट पॉइंट से उसका लिंक है। एसएमईज को और स्मॉल बिजनेसेस को बहुत डिफिकल्टी हुई गवर्नमेंट के अनाउंस करदा पैकेज को भी लेने में, क्योंकि बैंक्स को बहुत बड़ी रिलेक्टेंस है कि एक बिजनेस जो पहले बैंकिंग कर ही नहीं रहा, उनके पास उनकी फाइनेंसिंग फ्लाइंस हिस्ट्री नहीं है, तो उनको कैसे दें? अच्छा, इस पे आई कैन ऑलवेज से कि दिस कुड हैव बीन डन बेटर, इफ यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड इम्प्रूव, दैट विल बी बिग अचीवमेंट। अगर हम लर्न नहीं करते और वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो अभी भी मुश्किल में रहे तो क्या होगा? वो बिजनेसेस और बंद हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हम बिजनेसेस जो थोड़े से फॉर्मल सेक्टर में है, जो बड़े स्केल में, बहुत सारी हमारी चीज़ें उन बिजनेसेस से बन के आती हैं। तो हमारे लिए जो एक फीड बिजनेसेस है, इसमें मैं जापान की मिसाल दी कि 97% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस वहाँ पे है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि अगर होंडा या टोयोटा एक गाड़ी बनाते हैं तो उसका मोर देन 90% उसकी सारी चीज़ें जो है स्मॉल इंडस्ट्री से बनती है। तो इसलिए पूरी स्मॉल इंडस्ट्री जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ है, लेकिन उसको सर्वाइव करना बड़ा जरूरी है। उसमें इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट को पता है, हमने चैनल के प्लेटफॉर्म पर भी ये सारे इशू रेज किए कि कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई, कुछ नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया। पर्सनली इन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट कि वी गिव एमनेस्टी आफ्टर एमनेस्टी, क्योंकि उसका चैलेंज ये होता है कि द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, यस, पीपल हु आर फॉलोइंग द लॉ, दे आर ऑलवेज एट ए डिसएडवांटेज कि जी हम जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और जबकि जिन लोगों ने लॉ को फॉलो नहीं किया उनको हमारे टैक्स रेट से भी ज्यादा रेट एक्चुअली दे आर बीइंग स्लैप्ड बाय द गवर्नमेंट के। ये तो उसमें हमेशा गवर्नमेंट को करना ही चाहिए कि उसके साथ जो बजाय इसके कि आप नॉन कंप्लायंट को रिवार्ड करें, आप कंप्लायंट को भी साथ वेरी ट्रू रिवार्ड करें। तो ये एक सेपरेट व्यू है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया उसका इम्पैक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं, सच इंडस्ट्री पैकेज। अब हमारा प्रॉब्लम हाउसिंग सेक्टर में क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाउसिंग सेक्टर में बड़े बड़े पैसे लोग लगाने वाले नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी। ठीक, जब तक हम अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं देंगे जिसको लोग खरीद सके, हमारा हाउसिंग का ना तो ये प्रॉब्लम जो कितने मिलियन घर हमें चाहिए वो हल हो सकेगा, और ना ये इंडस्ट्री ग्रो कर। उसके लिए अच्छी बात है, एंड आई हैव बीन हियरिंग दिस कि गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड विद द बैंक्स कि वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग, किस तरह होम फाइनेंसिंग लेके आए। तो वो जब आ जाएगी और हाउसिंग का इनके घर लेना, घर बनाना अफोर्डेबल हो जाएगा, तो फिर ये सेक्टर बूम करेगा। और ये फैक्ट है, और मैं एग्री करता हूँ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से कि इससे कोई और कुछ लोग 25 कहते हैं, कुछ लोग 30 कहते हैं, कुछ लोग 40 कहते हैं, और इंडस्ट्रीज जो है, क्योंकि जैसे आपके यहाँ मैनेजमेंट हाउस में इतनी ज़्यादा और चीज़ें लगी हुई हैं तो किसी से कहीं से बन के आई हैं। तो इस तरह और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब घर बनते हैं तो उसमें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना ग्रो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अब ये मैंने आपका पहले सवाल का आई थिंक मैंने पूरा जवाब दिया। आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद द क्वेश्चन। सेकंड आपने क्वेश्चन किया कि अच्छा आपकी कंपनी जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, क्या हो रहा है, हाउ डू यू सी दिस? तो आई थिंक ये जब सेक्टर ग्रो करेगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई 1000 लोग रफली हमारे
जो एम्प्लॉइज हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्राइस से लिंक है, तो वो और ग्रो होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में केबल इंडस्ट्री में वायर कंपनीज के 2 केबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, तो एक और प्लांट लगेगा तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। तीसरा जो लास्ट आपने बात की कि जो इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी का और टैक्स नॉन टैक्स पेयर है और उसमें गुस्से में घरों में जो बना रहे हैं उसमें चैलेंज क्या, उसमें 2-3 चैलेंज। एक तो इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं देती, सेल टैक्स नहीं पे करते, तो जो फॉर्मल इकोनॉमी के लोग हैं वी आर एट डिसएडवांटेज कि आपको एक चीज मार्केट में हमसे 17-20% सस्ती मिल रही है। अच्छा, कस्टमर क्या कहता है, मुझे तो सस्ती मिल रही है, मुझे ले दो। अच्छा, दूसरा चैलेंज क्या होता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट इकोनॉमी में नहीं होते, तो उनके सोर्सेज ऑफ जो मटेरियल बाइंग है, चीज़ें हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो हाइड एंड सीक के चक्करों में चीज़ों में कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली केबल इंडस्ट्री, दो के केबल इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड कि हमारी प्रोडक्ट अप्रूव होती है, लेकिन क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में वैसी रेगुलेशन कोई नहीं है, तो वो केबल भी जो बना रहे होते हैं उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, और ये जो लिखा हुआ इतनी गेज है या इतनी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनके वो फॉलो नहीं हो रहे। अनफॉर्चुनेटली एंड यूजर जो है वो सफर करता है, और हमारे नेटवर्क में जो केबल लगती है वो उससे लाइन लॉसेस बढ़ते हैं हमारे। फिर वो आपने पूरा जो पावर सेक्टर के आपने पहले मेंशन किए थे इश्यूज हैं, वो उसमें एक कंट्रीब्यूशन करती है। अब उसमें बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म का पैकेज पिछले 5 साल में भी पिछली गवर्नमेंट के साथ भी नहीं हो सका था, इस गवर्नमेंट को भी 2 साल गुजर गए हैं, हर कोई इस पे मुत्तफिक है कि हमें टैक्स रिफॉर्म करनी है। टैक्स रिफॉर्म करेंगे, टैक्स नेटवर्क बढ़ेगा, तो लोग फॉर्मल सेक्टर में आए। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बिजनेस कम्युनिटी बार बार गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर चुके हैं कि आप सेल टैक्स का जो रेशियो है उसको कम करें। जब सेल टैक्स की रेशियो कम करेंगे तो लोग सेल टैक्स में आएंगे, आप उनको फॉर्मल कॉस्ट ऑफ बीइंग इनफॉर्मल इन द इनफॉर्मल सेक्टर एट दिस टाइम इज लो। एक बंदा जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उसको अगर 7-8% कॉस्ट है, तो फॉर्मल सेक्टर में आके अगर उसकी कॉस्ट जो है ना 40% बन जाती है या 35% बन जाती है, तो व्हाई वुड ही कम टू फॉर्मल सेक्टर? तो आप फॉर्मल सेक्टर में कॉस्ट कम करें ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में रह के मॉरल हैजर्ड भी है, लॉ एंड उसके भी इशू को आते हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आए। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिजिट में लेके आए सेल टैक्स को, नेटवर्क बढ़ाए, ठीक है। और पूरी दुनिया में ये इसके ऊपर स्टडीज हो चुकी है कि जो ही आप टैक्स कम करते हैं तो उसकी नेटवर्क बढ़ता है, तो उसकी कलेक्शन ज़्यादा होती है। अब हमारे यहाँ ये चीज़ कब समझी जाएगी, चैलेंजेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, तो आप ऊपर से अगर गवर्नमेंट को कहें कि आप टैक्स के रेट कम करें, तो गवर्नमेंट कहेगी आर यू मैड, हम रेवेन्यू पहले कैसे पूरा करेंगे? तो उसका पूरा करने का तरीका ये कि आप बेस बढ़ाएं, उससे इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म होगी, उससे वो लोग बैंकिंग फैसिलिटीज ले सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट के ये लोग सुनते हैं, ये आपकी सजेशंस जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर के तौर पे आप प्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी मेकर्स पे आप मुख्तलिफ टास्क फोर्स बनी हुई है प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो वो ये पीपल लिसन गिव टू ईयर, जो खासकर ब्यूरोक्रेसी है। मैं आपको इसमें सर्कुलर डेट आपको पता कि अगर आप उसी बात कर रहे हैं, सॉरी, कि वो पिछली गवर्नमेंट जो 2 साल पहले छोड़ के गई थी 1000 बिलियन पे, अब ये 1900 पे पहुंच गई, 2000 बिलियन में चला गया, 2000 से ज्यादा। तो अब वो ये कैसा एक, वो क्या कहते हैं कि ये एक जिसे कहते हैं ना कर्स है ना, या एक ऐसा एक से कहते हैं कि वो एक दीमक लगी हुई ना आपकी इकोनॉमी को, तो आपको सारी प्रोग्रेस माइनस हो जाती है। व्हाट डू यू से? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंस्टीट्यूशंस को जितना हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हम नहीं कर सके। इसकी मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है, तो उस पर खत्म कर दूंगा, आप भी समझ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जो लिसनर हैं या व्यूअर हैं वो भी समझ जाएंगे। इस दफा आपका जो फेडरल बजट पास हुआ है जून में, उसमें कौमी असेंबली में प्रोसेस होता है कि बजट जब आता है तो कौमी असेंबली में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है ऑन फाइनेंस जिसमें असद उमर था पहले, उसका हेड कर रहा है असद उमर भी। जी, असद उमर पहले उसके हेड थे। जी। उसमें वो पेश ही नहीं हुआ। अच्छा, पेश नहीं हुआ, उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी की, जिसने बजट को कीनली देखना था। स्टेक होल्डर्स लाइक चैम्बर्स से वहां से व्यूज आते हैं, हम उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसकी कमेटी की मीटिंग ही नहीं, और उसके बाद बजट पास हो गया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कमेटी के मेंबर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा से मेरी भी बात हुई, चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम ये और हमारी जो ऑल पाकिस्तान केबल एंड कंडक्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे थे,
कि जी आप हम इन चीज़ों को एड्रेस करें। उन्होंने कहा जी मीटिंग नहीं हो रही। तो आप रिप्रेजेंटेशन लेवल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल असेंबली ये है कि दे हैव नॉट इवन बीन एबल टू डिस्कस एंड कमेंट एंड टेक द फीडबैक ऑन द बजट। तो हमारा जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स की इनपुट है, उसको सम अभी तक माइंडसेट ये है कि ये बर्डन है, ये एक फोटोशूट के लिए नेसेसिटी है, चलो कर लो। तो इस दफा वो कोविड का बहाना था तो वो भी नहीं हुई, हालांकि जूम पे वो हो सकती थी और वो सेनेट में हुई, लेकिन नेशनल असेंबली जो कि पीपल वॉइस जहाँ पे रिप्रेजेंट होती है वहाँ पे नहीं हुई। तो दैट टेल्स यू कि हमारे यहाँ रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर कितनी सीरियस डिस्कशन या कितना सीरियस उसको एट द लेवल ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाए। सर मैं इसको इधर रोकता हूँ क्योंकि आपने बोला कि बड़ा लंबा है, डॉक्टर ऋषि हुसैन हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे जो रिफॉर्म्स के फेडरल मिनिस्टर हैं जो पिछले 2 साल से रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो नजर नहीं आ रही रिफॉर्म्स, वो हैं जिसके लिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे। गोइंग फॉरवर्ड सर मुझे ये बताएं कि एक सीईओ जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी 3 कॉम्पिटेंस क्या है किसी कंपनी को अब सक्सेसफुल रन करने के लिए? बाकी ये तो हो गया ना मैक्रो लेवल, जिसको मेरे इख्तियार में नहीं है, जो मेरे इख्तियार में है, जो स्टीवन कवी कहता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। सीईओ के अंदर वो उसके अंदर कौन सी ऐसी 3 खूबियां होनी चाहिए वो किसी कंपनी को सक्सेसफुली रन कर सके? मेरा ख्याल सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नंबर 1 आप ये कह लें कि ही शुड बी ए गुड लिसनर, एम्पैथी होनी चाहिए, एक अच्छा सीईओ, एक अच्छी ईक्यू होनी चाहिए उसकी वर्सेस आईक्यू, ठीक है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आप अपनी अच्छे सीईओ की खूबियां बता रहे हैं कि अच्छे शौहर की खूबियां बता रहे हैं? हाँ शौहर भी अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, उसके अंदर भी एम्पैथी होनी चाहिए। आप मुझे लग रहा है कि आप सीईओ की अच्छे शौहर की खूबियां बता रहे हैं। अगर वो टेस्ट पास कर ले तो फिर सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। तो उसमें जैसे पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि आप किसी ने जो करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जब ये लंदन के मेयर थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने कैसे लंदन को इतना टर्न अराउंड किया, आपने इतनी अच्छी चेंजेस लेके आए, तो क्या करते हैं आप? जी। तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ ना, मैं एक मोटिवेशन पंप हूँ, तो मैं मोटिवेशन बूस्टर हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि मोटिवेशन लेवल कम है जाके मैं मोटिवेशन बूस्ट करूँ। दैट्स व्हाट आई एम गुड एट। तो एक बहुत बड़े जो लीडर का काम होता है कि वो अपनी टीम को पॉजिटिव मोरल रखे, उनका मोटिवेशन बूस्ट करे और उनको, और एक चीज़ जो सब में किसी भी काम के लिए बड़ी कॉमन है, हार्ड वर्क है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा हम कुछ सुपर ह्यूमन हम कोई क्वालिटीज ढूंढते हैं, ये कहते हैं 90% ऑफ सक्सेस इज एक्चुअली द हार्ड वर्क, 10% इज कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट वर्क, वो जो 90% हार्ड वर्क, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इफ यू कांट पुट आवर्स टू एनीथिंग, इफ यू कांट रियली बर्न योर लाइक मिडनाइट ऑयल एंड देन एक्सपेक्ट कि उसमें बहुत कामयाबी होगी, तो वो नहीं होगी। वो आप ऐसे कहते हैं कि मैंने सीईओ को ना, हमने जो लेटेस्ट जो रिसर्च आई है जी, CEO does not stand for चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टर कम CEO हैं। और ये मैं आपको नया नाम दे रहा हूँ कि ये CEO को रीडिफाइन किया गया है कि चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर, क्योंकि उसका काम एनर्जी अपनी कंपनी में देना है। जिस दिन आप देखा होगा CEO डिप्रेस होना, कंपनी में आया हो, ये टेंशन में हो, या उसकी एनर्जी लो हो, पूरी कंपनी की एनर्जी लो होती है, और वो ऊपर से अगर स्ट्रेस में तो सारी कंपनी में स्ट्रेस नीचे चला जाता है। अगर वो डिप्रेशन में, सारी कंपनी डिप्रेशन में। अगर वो अनहेल्थी है, वो बीमार है, तो सारी कंपनी सीख। तो सीईओ का जो मेन रोल है, आपने बड़ा प्यार किया, वो एक मोटिवेशनल क्या है, उसके अंदर एक फ्लड हो के वो आगे रिलीज करे एनर्जी कंपनी के अंदर आके। मुझे ये बताइए कि अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम लिया, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, बिजनेस स्कूल की, कि वो ये कहते हैं कि नंबर 1 एट्रीब्यूट आज के किसी ग्लोबल सीईओ के अंदर वो उसका EQ, इमोशनली इंटेलिजेंट लीडरशिप का आजकल बड़ा जोर है। ये इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है और ये कैसे डेवलप होती है, और आपने कैसे डेवलप की? आप भी बड़े काम रहते हैं, चेहरे पे बहुत साइलेंस होता है, सुकून होता है, लोग तूफान गुजर जाए, कमाल साहब के चेहरे पे कोई चेंज नहीं आती, क्या राज है सर? पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, डेवलप कैसे की जाती है
हमें फ्रैंकली हम तो बड़े लकी हैं, यानी अल्लाह ताला की करम ही है कि हम मुसलमान पैदा हुए। अगर मुसलमान ना पैदा होते तो शायद हम इस रोशनी को हमें मिलती ना मिलती। तो आई थिंक एक तो हमें आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड एंड लकी कि हम मुसलमान हैं। तो हमें दीन से हमारे चीज़ ये मिलती है कि आपका हर चीज़ पे जो है ना वो अल्लाह पे है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपको एक आपका EQ के लिए आपको एक रिजर्वायर है जहाँ से आपको मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हर चीज़ का जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ली है तो हमें तो सही करनी है, जिसको अरबी में सही कहते हैं, उर्दू में कोशिश कहते हैं। तो आई थिंक दैट आई एम लकी कि मुझे वो एक तरह की एक आई बीन वेरी ब्लेस्ड विद कि वो एक गाइडेंस है कि उससे एक आपको पॉजिटिविटी मिलती है। दूसरा, तरबियत आपकी ज़ाहिर है, यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो वो भी आपको एक मिलता है कि आपको वो आपकी किरदार साजी जो होती है आपकी, वो आपके इस इन्वायरमेंट से बनते हैं। आई बीन वेरी लकी कि वो भी मुझे एक माहौल मिला जिससे तरबियत में ये हुआ कि आप कभी आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपना काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को छोड़ने, अल्लाह ताला उसको पूरी बेहतर कर दे। और जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि मैं तो प्लान ए पे काम कर रहा था, लेकिन जो प्लान दूसरा था वो अल्लाह ताला का था, तो वो आपको मिल जाता इंसान को। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े डायलेमास हैं जिसमें हम रहते हैं। मतलब हमारे ये भी डायलेमा है कि नहीं, आप प्रोफेशनलिज्म में आप ये इस्लाम को या दीन को या मजहब को लेके आ रहे हैं, तो कोई व्हाट्स रॉन्ग विद इट आल्सो। हमारे ये बड़ा चैलेंज है, हालांकि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। अच्छा, उसमें रियली डजंट मैटर इफ यू वांट टू बी वेरी कूल एंड यू डोंट वांट टू कॉल इट काइंड ऑफ। मुझे याद है जब मैं इस्लामिक बैंकिंग में था तो हम नॉन मुस्लिम्स को इस्लामिक बैंकिंग समझाने के लिए कहते थे कि आपका इस्लामिक का वर्ड निकाल दें, आप इसको कह लें एथिकल बैंकिंग, आप इसको कह लें गुड बैंकिंग, आप इसको कह लें ग्रीन बैंकिंग, टू मेक देम रियलाइज द मैसेज क्या है अंडरलाइन। तो अगर किसी को कोई फोबिया है कि नहीं हम इस्लाम का नाम लेंगे या दीन का नाम लेंगे तो हम कोई फंडामेंटलिस्ट या तालिबान अनफॉर्चुनेटली इस तरह की टेक्नोलॉजी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप मैसेज को समझें, एंड दैट मैसेज इज यूनिवर्सल। दैट मैसेज यू फाइंड इन ऑल एनी स्कॉलर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, स्कॉलर दुनिया में कोई हो, आप उसमें भी सेम मैसेज है जो कि हमारे दीन का मैसेज है। तो हम तो लकी हैं कि हमें वो मैसेज जो है वो बचपन से ही जो है ना वो हमें दे दिया गया और वी हैव ग्रोन अप इन दैट। हमारे को ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड किसी भी CEO के अंदर या एंटरप्रेन्योर के अंदर उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन होता है। रिसर्च कहते हैं आपने जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में जो भी इंसान बनता है, जैसे आपने बोला, वो अपने डिसीजंस की प्रोडक्ट होती है या अपनी सर्कमस्टांसेस की प्रोडक्ट है। आपकी कौन से ऐसे 3, 2, 1 डिसीजन किया शादी के अलावा जो मुश्किल डिसीजन था और आज आप उसके ऊपर आपको रिग्रेट भी नहीं करना पड़ता। ये जहाज इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट, आइदर ये कोविड के अंदर किया, जैसे कई लोगों ने ले ऑफ की, डिफिकल्ट डिसीजन, जैसे आपने लॉ छोड़ के इधर आए, डिफिकल्ट डिसीजन था। आपके क्या डिसीजन टू योर माइंड? आई थिंक डिफिकल्ट डिसीजन तो होते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने लॉ प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मैं छोड़ के बैंकिंग की तरफ चला गया, तो दैट वाज अ चेंज। ओके, ठीक है। इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन। इट वाज, आई वुड कॉल इट डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे था कि आई वांटेड टू, आफ्टर स्पेंडिंग 3 years एज लॉयर, तो आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग बोर्ड। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है ना कि वो डू वांट चैलेंजेस, ट्रू, तो नए चैलेंजेस आपने ले लिए। अच्छा, फिर आप जॉब बड़ी कंफर्टेबल है आपकी, हर चीज़ एक्सीलेंट है, तो मेरी ऑफ माई फ्रेंड्स वर सेइंग कि आपको क्या मसला है यार, आप छोड़ के इतनी अच्छी जॉब, तो आप अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, वो भी 2012 में जब वो हमारे यहाँ बम धमाके भी हो रहे थे, लोड शेडिंग भी थी, सारे मसले थे। तो इट वाज डिफिकल्ट डिसीजन बट द राइट डिसीजन इन द सेंस कि बिकॉज आई वाज सेइंग व्हाटएवर आई एम बिकॉज ऑफ माय कंट्री। तो
तो I want to go and serve in my country and make a difference whatever I can, little difference I can do. तो वो डिफिकल्ट डिसीजन था, उसमें सेटल होना, सारी चीज़ें, अब वो नेगेटिव चीज़ों को बेहतर है कि आप भूल जाएं, तो वो सारी चीज़ों से यू गो थ्रू दैट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन योर विजन इज aligned with your values, तो फिर ये डिफिकल्ट डिसीजन आसान हो जाता है. इसी तरह इसी से ऊपर कुछ आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, फैसलों की बात की, तो नाजिया 2 मिनट दे दीजिए. आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा, क्योंकि पाकिस्तानियों के सबसे बड़ा एटीट्यूड एज ए नेशन, वी आर वेरी एंग्री नेशन, सेंटिमेंटल, जज्बाती लोग, इमोशनल. मैंने कमाल साहब को देखा, चेहरे पे बहुत साइलेंस होता है, रिलैक्सेशन होता है. क्या रीजन है? गुस्सा आता है, अगर आता है तो कैसे कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि कैसे कोप विद करते हैं? नहीं, मैं आई नीड टू वर्क, और मैन्युफैक्चरिंग में इनबिल्ट गुस्सा है, जो जिस इंडस्ट्री में आप हैं. आई नीड टू वर्क ऑन दैट. मेरी कोशिश होती है कि मैं ना गुस्सा, वो तो हर बंदे की होती है, लेकिन आज आई नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि मुझे फ्रैंकली कुछ अच्छी चीज़ें लोग पढ़ते हैं तो फिर याद रहती हैं. मुझे, मैं एक दफ़ा एक किताब पढ़ रहा था मौलाना मदूदी के खतूत, तो उनमें खत में डिफरेंट उनके यू रीड लेटर्स, तो लेटर उस वक्त लिखे जाते हैं, उन हालात में लिखे जाते हैं, तो यू गेट द रियल ब्यूटी ऑफ दैट डे. तो उसमें एक खतूत के आई थिंक उसके इब्तिदाइये में उनकी बेटी ने लिखा था, या उसके बीच में कहीं ये वाक़या आया था कि उनकी बेटी कहती है कि मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे किसी भी सूरत में कभी नहीं डांटा, कभी डांटा ही नहीं. तो आई काइंड ऑफ दैट स्टक टू माय माइंड एंड आई काइंड ऑफ मेड दैट एज अ बेंचमार्क कि दिस इज द बेंचमार्क टू अचीव, कि आप उस लेवल पे जाए ना कि जहाँ पे आपको जो है ना अपने नॉर्मल आपके जो कह लें एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या एक दूसरे को मैसेज पास करना है, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है ना. गुस्सा आपको तभी आता है ना कि आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अगला नहीं समझ रहा, फिर आप गुस्सा होना शुरू हो जाए. तो आप इस तरह लर्निंग अपनी हो, आप अपने आप को करें कि आप उस स्टेज से बाहर निकले ही ना, जो कि नेचुरल स्टेज है जिसमें आप फंक्शन करना चाहिए. तो दैट एक्चुअली इज, आई थिंक, इज समथिंग आई वांट टू ये तो हो गया ना, आपकी किताब पढ़ी, आपको लेटर आपको टच कर गया, लेकिन एक बिहेवियर होता है, गुस्सा आ जाता है. समटाइम लोग खाना खाते हैं ज्यादा, वॉक करते हैं, जिम चले जाते हैं, वह बड़ा जबरदस्त एंटी एंगर मैनेजमेंट ये है. आपको कोई ऐसा आता है गुस्सा आ ही जाए तो कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं कोई कह रहा हूँ कि हम सीखना चाहते हैं आपसे कि अगला काम कैसे आप अपने लेकिन आई थिंक एवरीवन हैज हिज ओन प्रैक्टिस. आई डोंट, इसलिए वो भाभी का कमाल है. वो तो उन्हीं से पूछा जा सकता है. तो आई थिंक वन वे इज कि आप थोड़ा सा फिर आप थोड़ा सा ना पॉज कर लें. पॉज, ओके. वन प्रैक्टिस व्हिच आई थिंक इसके आप पॉज कर लें, क्योंकि जो आप पॉज करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे हमें गाइडेंस है, गुस्से में तो खड़े हैं तो बैठ जाए, पानी पी, पॉज का ये एक वो डिले है बेसिकली, वो डिले स्ट्रेटजी, उससे यू कम बैक टू आप अपने नॉर्मल पर्सपेक्टिव में आ जाते, वो कोई गलत फैसला नहीं कर जाते. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिंदगी में एक आपने इतनी दुनिया देखी, गलत देखी, तो फिर और लोगों से भी मिली, किताबें भी पढ़ी, तो एक सक्सेस एक बड़ा फैंसीफुल वर्ड है और बड़ा रिलेटिव टर्म है ना सक्सेस. मियां कमाल की सक्सेस की रेसिपी क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो कि इवॉल्व हुई ओवर द 2-3 decades? योर डेफिनेशन. उस पर तो नंबर 1 ये है कि am I successful? I don't think मैं successful हूँ. I think, अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने बहुत इसको ओवररेट कर दिया है. यस, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग योर वर्ड्स, हम इसको बहुत ओवररेट करते जा रहे हैं. हमने लोगों को लिए मुश्किल बना दिया है. हर कोई कहता है वो I need to be successful. maybe on every year basis or every decade basis or every maybe अगर स्टूडेंट है क्लास की बेसिस पे, your definition of success will change. कोविड ने चेंज कर दिया. कोविड ने चेंज कर दिया बहुत हद तक. तो वो हमने बल्कि वो बात की नहीं कि कोविड में एनवायरनमेंट में क्या लर्निंग हुई, क्या नहीं. वो अगला स्टेप है, आ रहा हूं उस तरफ आ रहा. असल में मैं समझता हूँ कि इससे लाइफ इज अ जर्नी. तो आई नेवर काइंड ऑफ स्टॉप काइंड ऑफ बेंचमार्क कि अच्छा मैं ये कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. मेरा बड़ा सिंपल सा एक मेथड इन दिस मैडनेस ये है कि जस्ट ट्राई टू मेक ए डिफरेंस
whatever way you can, in whoever's life you can. तो इसमें मुझे अभी एक वो बात याद आती है जो मैं अपनी टीम को अक्सर कहता रहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो खसारे में है। तो अगर आप सिर्फ इस एक चीज को फॉलो कर लें, आपका बेटर होना चाहिए, अगला फिलॉसफी एंड व्हाट अदर रियल सक्सेस के लिए आपको फार्मूला चाहिए। आप आई जस्ट नीड टू बी बेटर देन यस्टरडे। कल मैंने 2 लोगों से नाराज हूँ, आज मैं ना हूँ। कल मैंने कोई काम करना था नहीं किया, आज मैं कर लूँ। तो आई कैन बी नोबल लॉरेट अगर मैं इसको फॉलो कर लूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्योंकि स्मॉल स्टेप कंसिस्टेंटली आर मच मोर इफेक्टिव देन मेकिंग ए बिग प्लान एंड नॉट फॉलोइंग। कोविड की बात की आपने। कोविड में लोगों ने बहुत ज्यादा अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, थिंकिंग किया, रिफ्लेक्शन किया अपनी जात के ऊपर। ये सब आपने भी किया होगा। एक दिन तो ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्या की लर्निंग्स और हैप्पीनेस को कैसे आपने कोई रीडिस्कवर किया, रीडिफाइन किया? व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू एंड व्हाट आर द की लर्निंग्स ऑफ ड्यूरिंग द कोविड? 2-4 अच्छी बातें हुई पर्सनल लेवल पे। जी प्लीज। वो थी कि रीडिंग का टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया। ओके, तो आई लव दैट। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना, आपको यू आर ग्राउंडेड एंड यू रियलाइज के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है चीज़ और क्या नहीं है। तो जैसे कुछ लोग मजाक में लोग कहते हैं जी अब मैं कपड़े कहाँ पहन के जाऊँ, इस तरह की बातें होती है। तो यू ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा आपकी नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपने बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रियलाइज हुई। फैमिली के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करने का मतलब जो अच्छी चीज़ें फ्रॉम प्रोफेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। हम सब लोगों को रियलाइज हुआ कि वी कैन वर्क मोर इफेक्टिवली देन व्हाट वी थॉट वी कुड। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम तो एक एग्जाम इंडस्ट्री में थे। शुरू में हम लॉकडाउन हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी, हमें शुरू में उन्होंने कहा बंद करने, बाद पता चला कि नहीं हम तो एग्जाम में, तो हम कुछ 10 दिन बाद हम फिर वापस बिजनेस में आ गए। लेकिन उन 10 दिनों में भी पीपल फंक्शन, घरों से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत पॉजिटिव चीज जो हुई कि बहुत सारा जो अब ट्रेंड आएगा कि बहुत सारा लेडीज जो कि जिनको घर पे कमिटमेंट की वजह से वो काम नहीं कर सकती थी, कोविड ने ये रियलाइज कराया वर्ल्ड ओवर कि नो यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ये एक और पॉजिटिव चीज आई। अच्छा, एक और चीज रियलाइजेशन की हुई कि बहुत सारी जॉब जो समझते थे कि यार इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो कोविड ने रियलाइज किया कि नहीं यार इनके बगैर भी गुजारा है। ठीक है, तो हम बड़ी जल्दी से इसको लर्न करके हम उसको अडैप्ट किए। तो जैसे हमारे आई डोंट थिंक हमारे ऑफिस में कभी भी पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वी हैड बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान, लेकिन उसको हम टेस्ट ही करते थे कि कभी कभी अगर कोई डिजास्टर हो उसको कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें इस डिजास्टर की कभी प्लानिंग हुई नहीं थी। वो डिजास्टर ये था कि गॉड फॉरबिड अगर आपकी ऑफिस फैसिलिटी में अगर एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ फायर और समथिंग, तो आप रिमोटली कैसे काम करेंगे, या इस तरह की चीजें पे सिनेरियोज बने हुए थे। इसका तो कुछ सिनेरियो बना ही नहीं था। तो देन इट वाज हेल्पफुल इन ए वे कि हम उसको हमने फौरन अडैप्ट किया और हमने इसके लिए एक रिकवरी प्लान के साथ हम ऑनलाइन आ गए और काम शुरू हो गए और जो सर्विसेज थी वो दी और सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो अडेप्टेबिलिटी तभी आती है जब आपको हैबिट हो कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो एक अच्छी बात थी कि वो हमें एक तो हमने थोड़ी प्रिपेयर भी किया हुआ था, सिस्टम्स भी थे, फैसिलिटीज भी थी, लेकिन प्लस ये भी था कि अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो एक इजी थी हमारे लिए एज कम्पेयर टू सम अदर पर्सन जिसके लिए। तो अब उससे फ्यूचर में क्या होगा? आई थिंक फ्यूचर में पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत फायदा होगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम डिस्पाइट द फैक्ट के डाटा और इलेक्ट्रॉनिक और जो ई कॉमर्स ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। तो कोविड ने हमें मजबूर कर दिया अडॉप्ट करने के लिए। तो अब क्या होगा कि अब बहुत ज़्यादा उसकी स्केलिंग अप जो है फास्ट हो गई, ज़बरदस्त। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो रही है। ठीक है, अब आप देखें हम वेलफेयर के काम में हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। हमारा ये जो कोविड के दौरान वो बहुत ज़रूरी था कि उसको और ज़्यादा किया जाए, सोशल जैसी साल है। हाँ, तो उसमें हमने
पहली दफा सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब वो इजी पैसा या वट एवर अदर सारी सर्विसेज अवेलेबल थी, लेकिन हम उसको फॉर नो रीजन अडॉप्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। और कोविड के दौरान हमें मजबूरन अडॉप्ट करना पड़ा, तो अब वो एक बड़ा ही आसानी से हो गया बिकॉज थिंग्स वर ऑलरेडी मतलब यू आर डिजिटली बेसिकली आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस कोविड। दैट एक पॉजिटिव एक चीज होगी। अब हमारी उससे एडमिन कॉस्ट कम होगी, टाइम सेव होगा, लोगों को सर्विस बेहतर हो जाएगी। और मॉडर्न जो आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जो कि नहीं कर रहे थे, जबरदस्त। मुझे ये बताइए, किताबों का जिक्र किया तो कमाल भाई 2-3 किताबें रिकमेंड करें जो आपने कोविड में पढ़ी एंड यू स्ट्रांगली रिकमेंड कि इजाज़ हर बंदे को पढ़नी चाहिए। किताबें तो बहुत है, 3 किताबें, जस्ट एनी, जस्ट टच योर हार्ट, इट्स रियली यू लव के एवरीबॉडी, मुझे पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़नी चाहिए। अच्छा, आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसकी 2 जिल्दें हैं, उसका नाम है रोजगार फकीर। रोजगार फकीर, हाँ, डॉक्टर सरफराज शाह साहब? नहीं, ये एक साहब हैं हमीदुद्दीन फकीर। इन्होंने अल्लामा इकबाल के जिंदगी की जो याददाश्तें हैं जो उन्होंने और उनके और दोस्तों ने टाइम के साथ ये डॉक्टर हमीदुद्दीन की बात कर रहे हैं? उनको डॉक्यूमेंट किया। अच्छा। तो बड़ी अच्छी बुक है। आजकल मैं रिसेंटली क्योंकि उसको पढ़ने का मौका मिला, तो इट्स एन एक्सीलेंट बुक टू रीड। एक तो आपको वो हिस्ट्री में ले जाती है और इकबाल की लाइफ के स्पेशली आखिरी 10-20 साल जो है उसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फिर पाकिस्तान के बनने के वक्त तहरीक में जो काम है उसकी चीज़ें आती हैं, फिर उनके कलाम के बारे में उसकी बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट आता है। रोजगार फकीर। और इसके अलावा कोई अंग्रेजी की बताएं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, कोई लीडरशिप डेवलपमेंट पे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, लीडरशिप डेवलपमेंट पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ऑनलाइन अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बहुत ज़्यादा कोविड का फ़ायदा ये हुआ है कि अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अभी हम ऑनलाइन डिफरेंट दुनिया के स्कॉलर्स को हर वक्त देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर एक सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा हो गया कि नॉट डिजिटल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसमें। आई थिंक लास्टली जो एक चीज़ मुझे पसंद आई, आई थिंक आपने जो कि यहाँ पे मुझे नजर आई कि बुक Good to Great, दैट्स अ गुड बुक। जिम कॉर्बेट। मैं उसको बल्कि रेफर भी करता हूँ, बल्कि मैंने अपने स्टाफ के साथ उसकी कुछ फाइंडिंग्स भी हमने अपने टीम ऑफिस। What is not important? Who is important? Who's in the bus? तो वो दैट्स अनदर गुड एडिशन। आप मुझे कमाल की बताएं कि who's your inspiration? आप वो लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कंपनी में। आपने बताया कि लीडरशिप में मोटिवेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं? आपका वो जो रिजर्वायर है, सोर्स है, एक तो खुदा की जात है, नबी वसल्लम की जात है, कोई ऐसा लिविंग रोल मॉडल बताएं। मुझे एक्चुअली एवरीवन डज दैट। मसलन मैं आपसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, लेकिन आई सी व्हेन यू सी योर जर्नी, तो आई गेट इंस्पायर्ड। लास्ट वीक में एक हमारे दोस्त हैं अब्दुल आरिफ, वो अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, मैं उनसे मिला तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ। जब उनकी मैंने स्टोरी सुनी, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर में मैं अखबार डिलीवर करता था, अभी मैं उनका बिजनेस में एडवाइजर। वाह वाह, तो इंस्पायरेशन। तो आई गेट इंस्पायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ माय समटाइम, जो मेरे साथ मेरे वर्कर हैं जो मेरे घर पे काम करते हैं, बिकॉज तो इंस्पिरेशन इज देयर इन एवरी फॉर्म एंड शेप, प्रोवाइडेड यू आर ओपन टू टेक इट। जैसे मुझे रीडिंग का जो शौक है और उसकी कोशिश मेरे वाले साहब से मुझे बहुत मिलती है। ही हैज़ हिज लाइब्रेरी एंड ही रीड्स अ लॉट, तो मैं हमेशा शर्म फील करता हूँ कि वो 94 ईयर की एज में मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन होती है। तो जैसे रोजगार फकीर जो मैंने आपको बताया, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उन्होंने मुझे बताया कि ये बुक है अच्छी है, तो आप भी पढ़ लें। तो एक्चुअली ये आई नेवर फाइंड कि हमें कोई एक बड़ा ही कोई ना खुदा काइंड ऑफ कोई इस तरह को बड़ा ही हम पर्सनालिटी क्या मतलब आपका ड्राइवर, आपका सिक्योरिटी गार्ड, आपका जो घर में काम कर रहे हैं, इनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। You get inspired by everyone, whoever is doing something good, पॉजिटिव करने से you get inspiration। मुझे ये बताइए कि मूवीज देखी कोई कोविड में, कोई अच्छी, कोई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल? मैं नॉर्मली आई एम वेरी बैड इन दैट कि मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
शौक नहीं है, शौक नहीं है, तो सीजन देखा कोई मुझे शौक नहीं है, टाइम नहीं मूवी मिलता, देखने का भी टाइम नहीं मिला कभी। टीवी में हार्डली आई वॉच टीवी। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? दिल करता कोविड के बाद यार ये हालात ठीक होंगे, आई विल लव टू गो विद माय फैमिली। वो असल में हम तो प्लान बनाए हुए थे, वी वर गोइंग टू गो टू K2 बेस कैंप। अच्छा, तो विद फैमिली? नहीं, हमारा एक ग्रुप दोस्तों था, का? वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके, हम 6 माह हमने उसके लिए प्रिपरेशन की थी, वो प्लान भी था सारा, लेकिन वो कोविड की वजह से वो हो गया इस समय में नहीं हो नहीं। वैसे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? तो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया इज ब्यूटीफुल। तो आपने यूएसए देखा, सारी दुनिया देखी आपने, तो यूरोप अभी देखा। पिछले दिनों एक मुझे उनका नाम बोल रहा है, उन्होंने डॉन में एक अपनी जर्नी टू साउथ पब्लिश की। ओके, पहले वो नॉर्थ में उन्होंने बहुत फोटोग्राफी की है, समथिंग बुखारी, तो आई एम सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम। आपकी टेबल पे भी पड़ी हुई थी बुक्स, एक मैंने देखी हाँ जी। फोटोग्राफ्स थी। तो अभी उन्होंने अपनी साउथ की जर्नी फ्रॉम कराची टू ग्वादर, उसकी उन्होंने एक ना डॉन में उसके आर्टिकल लिखा और साथ फोटोज दी। मैंने इतनी खूबसूरत फोटोज अच्छा, मैंने नहीं देखी, एंड आई वाज सेइंग दिस इज मस्ट टू गो डेस्टिनेशन ऑन दिस टूर। तो हम साउथ को समझते हैं अच्छा डेजर्ट है, पहाड़ है, लेकिन वहाँ नेचर बहुत खूबसूरत। तो दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड रियली लव टू जबरदस्त। गो एंड। फेवरेट फूड खाने में क्या अच्छा, क्या एंजॉय करते हैं? हॉबी में क्या आपकी अपनी पर्सनल टाइम को कैसे करते हैं? अगर मिल जाए मी टाइम, पहले तो सीईओ के पास मी टाइम रीडिंग है, रीडिंग एक कोई अगर आपका टाइम तो नहीं करना चाहता हूँ, फूड अक्सर में- मैं रेगुलरली फूड करता में- हूँ। वो फूड में जो भी खाना अच्छा पका मिल जाए, सब्जियां मुझे ज्यादा पसंद है। वेजिटेरियन? हाँ, अभी वेजिटेरियन तो नहीं। मुझे ज्यादा पसंद है, मैं गोश्त में बड़ी खुशी से खाता हूँ, निहारी शहरी जो भी मिल जाए लाहौर में रहते हुए। तो मैं आई थिंक आई हैव सम, जैसे मसलन मुझे साग पसंद है जो साग का सीजन होता है, अच्छा, मटर कीमा पसंद है जब उसका सीजन। आई थिंक एवरीथिंग जो अच्छी चीज पकी हो अल्लाह ताला की दी। तो भाभी को दिल करता है कभी खाने का, रिक्वेस्ट करता है आज बारिश हो रही है आज ही बनाओ खाना की। ये बताइए कि एनी रिग्रेट टिल नाउ इन लाइफ? आई थिंक रिग्रेट जो ना आपको हमेशा होती है, मसलन मैंने अरेबिक लैंग्वेज लर्न की ओके, और मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको वो लेवल ना रख सका, तो वो रिग्रेट होती है। और मुझे 30-40% समझ आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो एक रिग्रेट है कि लैंग्वेज इज सच ए बिग एसेट, इट ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज टू लैंग्वेज यू, बहुत बड़ा स्किल है जी। तो वो रिग्रेट होती है। एक ये भी रिग्रेट हो सकती है कि असल में होता क्या है, बाय द टाइम ये बाय द वे इकबाल ने भी अपनी उसी बुक में कहा कि बहुत सारी चीज़ों की समझ यंग लोगों को 40s में आनी शुरू होती है। अच्छा, तो इसलिए पहले अगर अभी आप 40 के हुए नहीं? मैं तो हो चुका हूँ, तो मैंने वो आप जो आपको रिग्रेट होती है कि अच्छा 20s और 30s में आपने टाइम वेस्ट किया है, तो यू विश यू वुड हैव नॉट। लेकिन आई थिंक दैट्स प्रोसेस ऑफ द, दैट्स पार्ट ऑफ द, ये क्रिएटिविटी जो होती है ना हमारा गर्दी से ही आती है, ऐसे तो नहीं आती, वक्त ज़ाया करने से सीखता बंदा। मुझे ये बताइए म्यूजिक का जो शौक है सुनने का बहुत शौक। किसको सुनते हैं? आजकल तो मेरी बेटी मेरी पियानो बजाती है तो मैं वो सुन लेता हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, तो कभी वो सुन लेता हूँ। वैसे उर्दू में गज़लें सारी, कोई भी कभी आजकल, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपको क्लिप्स में चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा टाइम मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और कोई मोटिवेशन मिल जाती है। तो पोइट्री, पोइट्री बड़ी अच्छी है, कुवीन शाकिर की कोई 2 लाइनें सुना जो आपके दिल के पास हैं। दिल में इतना मैं अच्छा एक नहीं लाइन पोइट्री की लव सुना। कि मुझे वो याद हो, ठीक है। मैं अच्छी पोइट्री जो मैंने नोट की होती है, मैं जो अच्छी चीज़ उसको नोट कर लेता हूँ, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो पढ़ के सुना कोई ऐसे दिल जो लर्न बाय हार्ट हो या कोई दिल में हो, कोई एक ऐसा I'm very bad in that. तो आप मुझे वो कहते हैं ना काफी करन वाला मुझे स्पॉट पे ना लेके आए। मैं सुनना चाह रहा था कि मैं आपको सुना मैं दूं। आपको सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाए जी, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ कि आप कोई 2 जुमले सुनाए ना पोइट्री के, क्योंकि अब ये वो चीजें हैं जो नई नस्ल को करेक्ट करते हैं हम कि यार पोइट्री लाइफ है यार। वो हमारे नई नस्ल के तो उर्दू का ही मसला है ना, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि उर्दू नई बोल नस्ल रही को है, उर्दू, लेकिन वैसे उर्दू वापस आ रही है। ये बैठ मैंने देखा अल्लाह जितने करे मोटिवेशन स्पीकर अंग्रेजी के थे उर्दू में अपनी वीडियोस बना रहे हैं। अल्लाह करे आगे। तो अभी मैं फिर परवीन शाह का मैं भी अभी लास्ट वीक ही मैंने ना एक जी बुल्ले शाह का एक मैंने सुना कलाम, तो मैंने उसको फिर नोट किया क्योंकि मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। तो वो है पंजाबी में, तो प्लीज सर आपके फोरम पे पंजाबी बिल्कुल अलाउड है सर। तो वो ये है जी, तुसी हज भी कीती जांदे हो, वाह,
ते लहू भी पीती जांदे हो, वाह वाह, खो के माल यतीमां दा ते भीच मसीती जांदे हो, सीधी बात है। तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं, तुसी फट यानी कि दरवाजे। फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सींदे जांदे हो, हाय वाह वाह वाह, तुसी नफ्स दी छुरी फेरदे नहीं, नफ्स से छुरी फेर दे, तुसी नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं वाह वाह, ते दुंबे कीती जांदी, दुंबे जीती जाती, ठीक है। फर्ज भुलाई बैठे हो, नफल नीति जांदे हो। हाय हाय, बस चढ़ के नफल पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ थे जो जबरदस्त। मुझे टच किए, तो मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा कि इस तरह की चीज जो है ना वो बिल्कुल। आपको पढ़ते तो आपको रिमाइंडर मिलता है कि यार असल में reality अपने आपका पर्सपेक्टिव ठीक हो जाता है। और प्रवीण शाकर के साथ दो जुमले आपके भी हैं। आप प्लीज। जो आपको प्रवीण शाकर मेरी भी फेवरेट है, वो हमारी नेशनल एक पोइटस है। वो कहते हैं खूब खूब फैली बात उसने खुशबू की तरह मेरी, ये आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीना आई थी। मैं कहीं भी गया लौटा वो मेरे पास आया, कहीं भी गया लौटा तो वो मेरे पास आया। बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाएगी। और ये तो स्पेशली मैं ऑल टाइम माय फेवरेट है। मैं कैसे कह दूं कि वो छोड़ गया है। बात तो सच है मगर बात है नहीं, उन्होंने मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी। अच्छा, प्रवीण शाकर से। आपने amendment कर दी। बात तो सच है मगर बात है हम सही की। सर जरा थोड़ा सा मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन, अभी भी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये हमने शायरी आपसे और भी सुनी है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म वो कि नई नस्ल के पास उनको क्या देते हैं बच्चे, जैसे जॉब्स ले हो, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए मैक्रो लेवल पे, फिर जाके नीचे चीजें ठीक होती। तो लेकिन बच्चों के लिए खासकर वो जो जॉबलेस हुए हैं या जो पढ़ के यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, ठीक है, उनके पास जॉब्स नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट बड़ा एंटी एनवायरनमेंट है, एंटी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। कैसे आप उनको उम्मीद देते हैं, क्या उम्मीद? डिप्रेशन है सर बहुत ज्यादा नहीं नस्ल। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। What is your take? It's very challenging. I fully agree with you. I think जो चीज़ हम रियलाइज स्कूल में और हमें कॉलेज में बच्चों को करानी चाहिए और जो नहीं कराते उसके बाद प्रॉब्लम खड़ा होता है, मैं उस पर पहले जाऊँ। जी प्लीज। जब डिग्री लेके एक बच्चा आ जाता है ना, तो अब उसको हम कहें कि नहीं आई विश यू वुड हैव डन बेटर, उसने जो करना था कर लिया। चैलेंज ये है कि उनको स्कूल कॉलेज में बताया जाए कि देखो हार्ड वर्क इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। वेरी गुड। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आप जो है ना आगे बेहतर करोगे। अच्छा, अब मैं एज एम्प्लॉयर हूँ, मुझे क्या चैलेंज आता है, हमारे पास इतने ज्यादा डिग्री होल्डर्स आते हैं एंड वी गेट शॉक टू सी कि उनका फोकस एंड हैबिट या कल्चर ऑफ हार्ड वर्क कितना कम है, ठीक है। एक तरफ जॉब्स हैं और उसके ऊपर लोग नहीं मिलते कि जो जॉब को टू द सेटिस्फेक्शन कर सके, और दोस्तों लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जॉब के लिए, वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या चीज़ें हैं? बड़ी दो बेसिक चीज़ें हैं। नंबर वन, डिसिप्लिन, कि आपने एक चीज़ को डिसिप्लिन से करना है और मेहनत करनी है, ठीक है। हम अपने स्कूल कॉलेज में और घर से जब बच्चों को ये तरबियत नहीं देते, यू स्ट्रगल टू फाइंड पीपल हु कैन डू देयर जॉब विद फुल डेडिकेशन हार्ड वर्क। तो मेरा नई नस्ल के लिए मैसेज ये कि देखें, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपको कहेंगे कि ये तो सारे ही कहते हैं, क्या मजाक है, क्या मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम मेहनत करके अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं करते। हम कहते हैं बनी बनाई चीज हमें प्लेट में मिल जाए, तो वो अभी भी मुझे डिस्पाइट द फैक्ट बीइंग इन अ बिजनेस जो कि 35 साल से ज्यादा उसकी उम्र है और मार्केट में एक लीडर है, अभी भी वो मुझे प्लेट में रख के नहीं मिलती वो अपॉर्चुनिटी। आई हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस। तो फिर आपको कैसे मिल सकती है? तो मेरा मैसेज यही है कि you have to really work hard, you have to knock all the doors, and then success is there for you waiting, provided you follow this route.
जबरदस्त कमाल भाई, आपने बात की। मैं अक्सर ऐसे कहा करता हूँ क्लोजिंग के ऊपर कि पाकिस्तानी कौम बहुत बड़ी खूबसूरत और रेजिलियंट नेशन है, लेकिन हमारी नई नस्ल की एक बीमारी है जिसने आइडेंटिफाई किया। मैं उसको, इन्होंने तो बड़े सादा लफ्ज़ों में बोला, हार्ड वर्क। मैं इसको कहता हूँ सुस्ती और हार्ड। हमारी नस्ल का, एक नई नस्ल का बहुत बड़ा डायलेमा है। और उसके बाद मस्ती, पहले सुस्ती और दूसरी मस्ती। अगर इसको हम कन्वर्ट करके चुस्ती में ले जाए सर, मस्ती को और सुस्ती को, तो हम दुनिया के लोगों को पीछे छोड़। और ये वाला जो आपका सेशन आज का, जो कमाल साहब की जो खूबसूरत बात है, आपने इसकी इंस्पिरेशन दी, हार्ड वर्क एंड देन स्मार्ट वर्क। ये फार्मूला है जिंदगी का, खासकर नई नस्ल के लिए। ये पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आपका बहुत शुक्रिया कमाल साहब, आपके आने का, मैनेजमेंट हाउस का। और मैं हमेशा आपको ये अल्फाज में नहीं, दिल से बात कर रहा हूँ कि आपने फास्ट कैबर में बहुत अपना मैनेजमेंट हाउस में कंट्रीब्यूट किया। उसके लिए हमेशा के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और ये वाला सेशन आप अपना CO टुडे TV पे, फास्ट कैबर की सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द कोई और सक्सेस स्टोरी हो, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। और इसका मकसद अगेन वही बताया, डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।